अब इसका हालिया उदाहरण हमें बीते दिनों ही देखने को मिला। पहले अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की। उनकी इस यात्रा के बाद अब हाल ही में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सेना को जुटाना शुरू कर दिया है। चीन की इस कार्यवाही के बाद दुनिया पर एक बार फिर से एक नए युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करके रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से पेलोसी अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर ने हाल ही में ताइवान की यात्रा की है। इस पूरी खबर में ये बात की गई है कि आखिर चीन को इस यात्रा से परेशानी क्या है, समस्या क्या है। फिर अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नैन्सी पेलोसी की इस हालिया यात्रा के महत्व पर बात कर लेते हैं। तो इस यात्रा के महत्व को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर नैन्सी पेलोसी है कौन, और तभी हम समझ पाएंगे कि ये पूरी यात्रा किस लिहाज से महत्वपूर्ण थी। तो हमने पहले ही बात की कि नैन्सी पेलोसी अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका की कांग्रेस का निचला सदन माना जाता है, लोअर हाउस माना जाता है। इनके पद को आप भारतीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पद से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं उनके समान माना जा सकता है उन्हें, और इसी वजह से उन्हें अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक माना जाता है। और जो नैन्सी पेलोसी का पद है, जो उनकी पोस्ट है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर पर प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसी वजह से दुनिया भर में उनकी यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही है। उनकी यात्रा के निहितार्थों को, इम्प्लीकेशंस को समझने की कोशिश की जा रही है। अब जो नैन्सी पेलोसी है, वो अपने लंबे राजनीतिक करियर में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चीन का विरोध करती रही हैं। उन्होंने तियानमेन स्क्वायर में भी विरोध किया था, और ताइवान को लेकर भी, हांगकांग को लेकर भी, उइगर मुस्लिमों को लेकर भी वो लगातार चीन का विरोध करती रही हैं, और इसी वजह से उनकी ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा उनकी ये यात्रा जो है वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वो पिछले 25 वर्षों में ताइवान की यात्रा करने वाली सबसे बड़ी यूएस ऑफिशियल्स में से एक है। इससे पहले साल 1997 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर नेवेट गिंग्रिच ने ही ताइवान की यात्रा की थी, और उसके बाद से किसी भी बड़े अमेरिकी ऑफिशियल ने ताइवान की यात्रा नहीं की थी। इसकी वजह से ये जो हालिया यात्रा है नैन्सी पेलोसी की, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर चीन इस पूरी यात्रा से परेशान क्यों है, चीन को इस पूरी यात्रा से क्या परेशानी है, क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं। तो हम जानते हैं कि चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना एक अभिन्न अंग मानता है, अपने एक हिस्से के तौर पर देखता है। चीन का हमेशा से ये मानना रहा है कि ताइवान चीन का ही एक प्रांत है, चीन का ही एक प्रोविंस है। बल्कि इसके विपरीत ताइवान अपनी स्वतंत्रता का दावा करता रहा है। ताइवान हमेशा से ये कहता रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जबकि चाइना में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ताइवान में किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की उपस्थिति होगी, तो जाहिर तौर पर इस उपस्थिति को ताइवान की स्वतंत्रता की पुष्टि के तौर पर देखा जाएगा, और यही वजह है कि चीन द्वारा इस पूरी यात्रा का अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक बड़े अधिकारी की यात्रा का विरोध किया जा रहा है। हाल ही में इस यात्रा से पहले चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया था। इस बयान में कहा गया था कि नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा का चीन दृढ़ और मजबूती से विरोध करेगा, और इस संबंध में चीन द्वारा मजबूत कदम भी उठाए जाएंगे। अपने इस बयान में प्रवक्ता ने कहा था कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है, और जाहिर तौर पर इस यात्रा से चीन और अमेरिका के संबंधों में एक संघर्ष देखने को मिलेगा, एक तनाव देखने को मिलेगा, और दोनों देशों के संबंध जाहिर तौर पर प्रभावित होंगे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी की जो हालिया यात्रा है, इस यात्रा ने दो बड़ी शक्तियों के बीच, चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष के लिए, संभावित सैन्य संघर्ष के लिए एक मंच तैयार कर दिया है। ये तो हुई इस यात्रा से चीन परेशान क्यों है। आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा के निहितार्थों को समझ लेते हैं, इसके इंप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। तो कई जानकारों द्वारा नैन्सी पेलोसी की इस यात्रा को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सत्ता के लिए, उनकी अथॉरिटी के लिए प्रत्यक्ष चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। यात्रा की वजह से चीन में राष्ट्रवादी भावनाएं, नेशनलिस्ट फीलिंग और ज्यादा चरम पर आ गई हैं। लोग ताइवान पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, नैन्सी पेलोसी पर कार्यवाही की मांग की जा रही है, और ऐसी स्थिति में यदि शी जिनपिंग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो जाहिर तौर पर इसे चीन की हार के तौर पर देखा जाएगा, राष्ट्रपति की हार के तौर पर देखा जाएगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए हाल ही में चीन की सेना द्वारा ताइवान के आसपास सैन्य अभियानों की भी शुरुआत की गई है। चीन ने ताइवान के आसपास सेना जुटाना भी शुरू कर दिया है, सेना की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। इस पूरी कार्यवाही के तौर पर चीन की सेना द्वारा 6 स्थानों पर सैन्य अभियानों की शुरुआत की गई है, सैन्य कार्यवाही शुरू की गई है, और इन 6 पूरे स्थानों के माध्यम से चीन द्वारा ताइवान को चारों ओर से घेरने की कोशिश की गई है। और इस अभियान के माध्यम से कई स्थानों पर चीन ताइवान के टेरिटोरियल वाटर का भी उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर चीन की सेना द्वारा, चीन की सरकार द्वारा ताइवान को उकसाने की कोशिश की जा रही है, और स्थिति के कारण आगे आने वाले समय में हमें इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और स्थिति में दिलचस्प बात यह है कि चीन द्वारा इस पूरी कार्यवाही को सैन्य अभियान का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि सैन्य एक युद्धाभ्यास का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि चीन द्वारा इस पूरी कार्यवाही को टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया है। मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर चीन इस पूरी कार्यवाही को देख रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो खतरनाक भाषा का उपयोग किया गया है, ये पूरी लैंग्वेज आगे आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। इसके अलावा जानकारों को चिंता ये भी है कि इस अभियान के दौरान चीन द्वारा ये जो कार्यवाही की जा रही है, जो युद्धाभ्यास आयोजित की जा रहे हैं, इस युद्धाभ्यास के दौरान एक छोटी सी घटना भी आगे आने वाले समय में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। इसके अलावा चीन द्वारा ताइवान के बंदरगाहों को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, और साथ ही दोनों देशों के बीच, चीन और ताइवान के बीच जो भी व्यापार होता है, उस व्यापार में से अधिकांश ट्रेड को ब्लॉक कर दिया गया है, ट्रेड को रोक दिया गया है। और साथ ही इसकी वजह से जाहिर तौर पर ताइवान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि जब व्यापार नहीं होगा तो जाहिर तौर पर जो ताइवान की अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा धीमी हो जाएगी। इसकी स्थिति अब दुनिया भर की बात कर लेते हैं, तो दुनिया भर में केवल 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने मौजूदा समय में औपचारिक तौर पर ताइवान को आधिकारिक मान्यता दी है। पहले इन देशों की संख्या 15 थी, लेकिन पिछले कुछ समय में इन देशों की संख्या में कुछ कमी देखने को मिली है, और ये देश अधिकांशतः छोटे छोटे द्वीप देशी हैं। अमेरिका ने भी ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, हालांकि अनौपचारिक तौर पर अमेरिका ने भी ताइवान के साथ संबंध स्थापित किए हैं।
और अमेरिका द्वारा ताइवान को हथियार भी प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा ताइवान संयुक्त राष्ट्र का भी सदस्य नहीं है, ताइवान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य नहीं है, हालांकि ताइवान कुछ अन्य रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य जरूर है। इस तरह से हमने बात की कि किस तरह से तमाम देशों द्वारा ताइवान को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि चाइना द्वारा मौजूदा समय में वन चाइना पॉलिसी को फॉलो किया जाता है और इस पॉलिसी के तहत जो भी देश मेनलैंड चाइना के साथ संबंध स्थापित करेगा वो देश ताइवान के साथ संबंध नहीं बना सकेगा, औपचारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता है, और जो देश ताइवान के साथ संबंध स्थापित करेगा वो देश मेनलैंड चाइना के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकता है। और क्योंकि मौजूदा समय में चीन ज्यादा महत्वपूर्ण बड़ी शक्ति है, तो इसकी वजह से तमाम